दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने जीवन में कुछ नया और बेहतर करने का प्रयास भी ज़रूर कर रहे होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी इस सीरीज़ को, जो कि हमने स्पेशली चलाई है आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई के लिए। हालांकि ये सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे क्वेश्चंस। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। एंड क्वेश्चन नंबर 1 इज़, पहले हम अपना स्केच चेंज कर लेते हैं। आज हम लेते हैं ग्रीन कलर का। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना किस वर्ष हुई थी। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की स्थापना 1894 यानी कि 1894 में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर की बात की जाए तो इसका हेडक्वार्टर है लुसाने में। लुसाने जो कि आपका पड़ता है स्विट्ज़रलैंड। तो स्विट्ज़रलैंड के लुसाने में हेडक्वार्टर है किसका, ओलंपिक समिति का, जो कि इंटरनेशनल ओलंपिक समिति है उसका। स्विट्ज़रलैंड के जेनेवा में ही WHO का भी मुख्यालय है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है। तो हमारे शरीर की जो सबसे बड़ी हड्डी है उसका नाम है फीमर। फीमर जो होती है हमारे शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है, ये थाई बोन होती है हमारी। यकृत की अगर बात करें तो ये हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है हमारे, यकृत यानी कि लीवर, जिसे हम लीवर भी कहते हैं। स्टेपिस की अगर बात करें तो ये हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस, जो कि कहाँ पर होती है, कान में होती है। और हृदय की अगर बात की जाए तो ये बिना रुके कार्य करने वाला हमारे शरीर का एक ऐसा अंग है जो बिना रुके कार्य करता रहता है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस में होती है। तो ध्वनि की स्पीड की अगर हम बात करें तो ध्वनि की स्पीड सबसे ज़्यादा जो होती है वो होती है ठोस के अंदर। ठोस के बाद फिर द्रव में होती है और द्रव के बाद गैसों में। सभी में समान तो ये बिल्कुल ही गलत है, सभी में समान नहीं होती, बल्कि जो ध्वनि है उसकी तरंग देती है अलग अलग होती है। अलग अलग माध्यम में ध्वनि की चाल भी अलग अलग होती है। तो ध्वनि की चाल सबसे ज़्यादा ठोस में, उसके बाद होती है द्रव में, फिर गैस में होती है। ध्वनि की अगर बात करें तो हम इसको डेसिबल में मापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरदार स्वर्ण सिंह समिति का गठन किस वर्ष किया गया था। तो देखिए यहाँ पर पूछा गया सरदार स्वर्ण सिंह समिति जो थी इसका गठन कब किया गया था। तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति का गठन 1975 में किया गया था। तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति का गठन जब किया गया, इसके बाद इसने अपनी सिफारिशें पेश की और इसकी सिफारिशों के आधार पर ही वर्ष 1976 में संविधान में किया जाता है 42वां संविधान संशोधन। तो किसके आधार पर, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर जब 42वां संविधान संशोधन होता है, तो इसी 42वें संविधान संशोधन के द्वारा भारत के अंदर जो भाग 4 है हमारे संविधान का, 4वें भाग ए जोड़ा जाता है, जो कि संबंधित है किससे, हमारा ये संबंधित है हमारे मौलिक कर्तव्यों से। तो मौलिक कर्तव्य किस में आते हैं हमारे, ये भाग 4 ए में आते हैं मौलिक कर्तव्य। और मौलिक कर्तव्य की अगर हम बात करें तो ये हमने कौन से देश से लिए हैं, तो हमने लिए हैं आयरलैंड से लिए हैं अपने मौलिक कर्तव्य। इसी के साथ आपसे पूछा जाता है, अब देखिए यहाँ पर जब इसने सरदार स्वर्ण सिंह समिति आई तो इसने 42वें संविधान संशोधन के द्वारा हमने यहाँ पर संविधान में भाग 4 जोड़ा, जिसमें मौलिक कर्तव्य शामिल थे। तो टोटल जो मौलिक कर्तव्य हैं वो कितने हैं अगर आपसे पूछा जाए, तो जो इस समिति ने सिफारिश दी थी उसके अकॉर्डिंग 10 थे। यानी कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी थी, 10 थी, लेकिन प्रेजेंट में इनकी संख्या 11 है। क्लियर। 1978 की अगर हम बात करें तो वर्ष 1978 में यहाँ पर संविधान में किया गया था 44वां संविधान संशोधन, ये भी याद रखिएगा। और ये यहाँ पर पूछा है कि गठन कब हुआ था, तो गठन 75 में हुआ था। इसके आधार पर जो संशोधन किया गया था वो 1976 में किया गया था, 42वां संविधान संशोधन, ये भी याद रखिएगा। और 42वां संविधान संशोधन जो है ये हमारा अब तक के जितने भी संविधान में संशोधन हुए हैं उनमें सबसे बड़ा संशोधन है, इसीलिए इसको कहा जाता है लघु संविधान। 42 संविधान संशोधन को क्या कहा जाता है, लघु संविधान या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी इसको जाना जाता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति बनने के लिए कितनी आयु होनी चाहिए। तो जब भी किसी व्यक्ति को राष्ट्रपति बनने की बात की जाएगी तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि राष्ट्रपति कौन से आर्टिकल से संबंधित है। तो भारत का एक राष्ट्रपति होगा, देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये कहा गया है आर्टिकल 52 के अंदर। आर्टिकल 52 भारत का एक राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 53 में बताया गया है कि भारत की कार्यपालिका का जो प्रधान है या कार्यपालिका की जो शक्तियाँ हैं वो राष्ट्रपति में निहित होंगी। अब राष्ट्रपति की जो योग्यताएं हैं और उन योग्यताओं की बात की जाए तो कौन से आर्टिकल में है, वो है 58 में।
तो राष्ट्रपति की योग्यताएं आर्टिकल 58 में है, और इन्हीं योग्यताओं में से भारत में सबसे पहले हमें जो राष्ट्रपति जो होता है उसको राष्ट्रपति बनने के लिए सबसे पहले भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा, अगर किसी व्यक्ति को भारत का राष्ट्रपति बनना है तो उसके लिए आयु होनी चाहिए 35 वर्ष। क्लियर। तो योग्यताओं में हमने बात की, और योग्यता कौन से आर्टिकल में आती है? आर्टिकल आती है 58 में, जिसमें कि सबसे पहली योग्यता कि वो भारत का नागरिक हो, इसी के साथ साथ वो 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, वो पागल और दिवालिया ना हो, और वो किसी लाभ के पद पर भी ना हो। क्लियर। अब यहाँ से आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, और एक क्वेश्चन सबसे इम्पोर्टेंट पहले ये याद रखिए कि ये जो राष्ट्रपति, जो भी व्यक्ति राष्ट्रपति बनेगा वो योग्यता रखता हो लोकसभा का सदस्य बनने की। तो जो लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता है वो राष्ट्रपति बन सकता है, ये भी इसकी योग्यताओं में ही शामिल है। लेकिन लोकसभा का सदस्य बनने के लिए हमें जो न्यूनतम आयु चाहिए होती है वो होती है 25 वर्ष, और राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए जो न्यूनतम आयु है वो है 30 वर्ष। इसी के साथ राज्यपाल या राष्ट्रपति बनने के लिए जो आयु हमें चाहिए न्यूनतम वो 35 वर्ष होनी चाहिए। और इसी के साथ साथ 18 वर्ष की अगर बात की जाए तो भारत में जो मताधिकार है, यानी कि मत देने का जो अधिकार दिया गया है, वो 18 साल तक की उम्र से जितने भी बड़े व्यक्ति हैं, मतलब 18 साल की जो एज है वो हमारे यहाँ पर वयस्कता की उम्र मानी जाती है। तो 18 साल से ज़्यादा का कोई भी व्यक्ति भारत में वोट दे सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है द वेल्थ ऑफ नेशंस बुक किसने लिखी? देखिए, द वेल्थ ऑफ नेशंस ये बुक रिलेटेड है अर्थशास्त्र से, और अर्थशास्त्र में भी अर्थशास्त्र के जो जनक कहे जाते हैं जिनका नाम है एडम स्मिथ, इन्हीं के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई थी। 1776 में इन्होंने ये पुस्तक लिखी थी जिसका नाम है वेल्थ ऑफ द नेशंस, एडम स्मिथ के द्वारा लिखी गई, जिसमें इन्होंने पूंजीवाद का सिद्धांत दिया है। किसका दिया है सिद्धांत इन्होंने? पूंजीवाद का। पूंजीवाद यानी कि कैपिटलिज्म का मतलब होता है वो, ये पूंजीवाद में क्या होता है, यहाँ पर लाभ को ध्यान में ज़्यादा रखा जाता है, ना कि जनता की ज़रूरतों को। यहाँ पर जो है ज़्यादा जो कंट्रोल होता है मार्केट पर वो किसका होता है? निजी व्यक्ति का होता है, ना कि गवर्नमेंट का होता। क्लियर है। अगर बात की जाए दादा भाई नौरोजी की, तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा एक बुक लिखी गई थी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये बहुत पूछी जाती है दादा भाई नौरोजी के द्वारा। और कार्ल मार्क्स जो है इनके द्वारा लिखी गई थी दास कैपिटल्स, ये भी याद रखिएगा, दास कैपिटल्स जो बुक लिखी गई थी वो किसने लिखी थी? ये लिखी थी कार्ल मार्क्स के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ? तो प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन ये आयोजित किया गया था 1975 में, 1975 में आयोजित किया गया था। ये किया गया था नागपुर में। कहाँ पर किया गया था? नागपुर। और नागपुर कहाँ पड़ता है हमारा? महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र के नागपुर में किया गया था प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन। और जो विश्व हिंदी दिवस है वो हर 10 जनवरी को मनाया जाता है, ये भी याद रखिएगा। 10 जनवरी को विश्व हिंदी सम्मेलन विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। और अगर राष्ट्रीय हिंदी दिवस की बात करें तो ये 14 सितंबर को मनाया जाता है। दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है 10 जनवरी को, और राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ऋचाओं के क्रमबद्ध संग्रह को क्या कहा जाता है? देखिए, ऋचाओं के क्रमबद्ध संग्रह किया गया है ऋग्वेद में। ऋग्वेद की अगर बात की जाए तो ये ऋग्वेद जो है ये सबसे पुराना वेद है। सबसे ओल्डेस्ट वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। इसको ही वेदों का वेद भी कहा जाता है, ऋग्वेद को ही। और ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। कितने मंडल हैं? 10 मंडल दिए गए हैं, ये भी याद रखना। फिर दूसरे नंबर पर अगर बात करें हम यजुर्वेद की, तो यजुर्वेद पूछा जाता है किससे संबंधित है? तो ये यज्ञ से संबंधित वेद है। तो यज्ञों से संबंधित वेद को हम कहते हैं यजुर्वेद। सामवेद की अगर बात की जाए तो ये संबंधित है संगीत से। संगीत से संबंधित वेद का नाम है सामवेद। इसी में ही संगीत के 7 सुर सा रे गा मा पा धा नी इसी में दिए हुए हैं। अथर्ववेद की अगर बात की जाए तो ये अथर्ववेद संबंधित है जादू टोने से रिलेटेड है। किससे संबंधित है? जादू टोने से संबंधित वेद का नाम है अथर्ववेद। और यही संबंधित है हमारा औषधि से भी रिलेटेड, यही है औषधि। क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत पर आक्रमण करने वाला पहला सफल आक्रमणकारी कौन था? तो भारत पर आक्रमण करने वाले, देखिए यहाँ पर पूछा गया पहला सफल आक्रमणकारी कौन था? तो भारत पर आक्रमण करने वाला पहला सफल आक्रमणकारी एक अरबी था जिसका नाम है मोहम्मद बिन कासिम।
तो मोहम्मद बिन कासिम ये भारत पर आक्रमण करने वाला पहला सफल अरबी आक्रमणकारी है। इससे पहले भारत पे आक्रमण करने की कोशिश की थी उबैदुल्ला ने, जो कि असफल इसका आक्रमण माना जाता है, ये सफल नहीं रहा था इसका आक्रमण। वहीं अगर महमूद गजनवी की बात करें तो ये भारत पर 17 बार आक्रमण इसने किया था। सबसे ज़्यादा बार भारत पर आक्रमण करने वाला अगर पूछा जाता है तो महमूद गजनवी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय अशांति का जनक किसे कहा जाता है? देखिए, भारतीय अशांति का जनक कहा जाता है बाल गंगाधर तिलक को। और आपसे ये भी पूछा जाता है कि भारतीय शांति का जनक इनको किसने कहा था? तो बाल गंगाधर तिलक को भारतीय शांति का जनक कहा था वैलेंटाइन सिरोल ने। किसने कहा था? वैलेंटाइन सिरोल ने इनको कहा था भारतीय शांति का जनक। सर, इनकी अगर हम बात करें बाल गंगाधर तिलक की, तो बाल गंगाधर तिलक का जन्म महाराष्ट्र के रत्नागिरी में हुआ था। महाराष्ट्र के रत्नागिरी में इनका जन्म हुआ था। और इन्होंने अपनी भारतीय आंदोलन के जब भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था उसमें अपनी मेन भूमिका निभाई है काफ़ी जगह। इनके द्वारा देखिए, इन्हीं के द्वारा शुरू किया गया था गणपति महोत्सव 1993 में जो स्टार्ट हुआ था। यहाँ पर देखते हैं भाई, इन्हीं के द्वारा गणपति महोत्सव, बाल गंगाधर तिलक जी की हम बात कर रहे हैं, तो गणपति महोत्सव जो स्टार्ट किया गया था 1993 में, ये भी इन्हीं के द्वारा स्टार्ट किया गया था। किनके द्वारा? बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा किया गया था। और इसी के साथ शिवाजी महोत्सव भी आपसे पूछा जाता है। शिवाजी महोत्सव भी इन्हीं के द्वारा शुरू किया गया था। वो ये किया गया था 1995 में। और इन्हीं के द्वारा एक पत्र लिखा गया जिसका नाम था मराठा। तो इन्होंने मराठा नामक एक पत्र भी लिखा जो कि इंग्लिश में लिखा जाता था, ये अंग्रेजी में लिखा जाता था। और इन्हीं के द्वारा लिखा गया था केसरी। और केसरी जो पत्र है इनका, ये लिखा जाता है, इसकी भाषा भी आपसे पूछी जाती है। तो मराठा, इन्होंने जो केसरी था वो लिखा था मराठी में। तो जो मराठा था इनका पत्र वो लिखा जाता था इंग्लिश में यानी कि अंग्रेजी में, और जो केसरी था वो लिखा जाता था मराठी में। और इन्हीं को जेल हुई थी। इनको 1908 में राजद्रोह का इन पर आरोप लगाया गया था। और इसी के लिए इन्हें 6 वर्ष तक जेल में रहना पड़ा था 1914 तक। और कौन सी जेल में रहे थे ये भी पूछा जाता है। तो ये रहे थे म्यांमार की जेल में, जिसको हम म्यांमार तो आप जानते हैं इसको म्यांमार के नाम से, लेकिन इसका नाम है पुराना बर्मा। तो बर्मा में एक जेल है जिसका नाम है मांडले। तो बर्मा की मांडले जेल में इन्होंने 6 साल भी गुजारे थे। किन्होंने? तो बाल गंगाधर तिलक जी ने। क्लियर? चलिए, आज की क्लास में इतने ही क्वेश्चंस रखते हैं, फिर मिलेंगे कल एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर अगर आपको इसकी पीडीएफ भी चाहिए तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा। तो क्लियर है सब चीज़ें? चलिए फिर मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।